हाँ, डॉग ईयर्ड बुक्स का मतलब क्या होता है, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके हम पेज को, कॉर्नर को थोड़ा टर्न कर देते हैं, तो ये डॉग ईयर के शेप में हो जाती है। तो अगर मैं बोल रही हूँ आई हैव सो मेनी डॉग ईयर्ड बुक्स, मतलब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, मतलब मुझे बड़ा तजुर्बा है। ओके मैम। बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आई हैव सो मेनी डॉग ईयर्ड बुक्स, मतलब कि ये कह रही हूँ कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, ठीक है? इसका मीनिंग ये जाता है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ इडियम, आई हैव सो मेनी डॉग ईयर्ड बुक्स। एंड यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं आई हैव बर्न द मिडनाइट ऑयल। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है आई हैव बर्न मिडनाइट ऑयल। तो यहाँ पर मिडनाइट ऑयल का मतलब हो जाता है कि मैंने रात रात जग कर पढ़ाई की है। बहुत लोग इसको इस तरह से भी बोलते हैं, आई हैव बर्न द मिडनाइट कैंडल। तो हम कैंडल या ऑयल दोनों ही चीज़ को ऐड कर सकते हैं। विद माइट एंड मेन, विद माइट एंड मेन का मतलब होता है कि पूरी शक्ति के साथ। आई ट्राइड विद माइट एंड मेन, मैंने पूरी शक्ति के साथ कोशिश की है। आई ट्राइड विद माइट एंड मेन टू अचीव माई गोल, मैंने पूरी शक्ति के साथ अपनी गोल को अचीव करने में मेहनत की है। हम इस तरीके से इडियम को बोल सकते हैं। अच्छा, एक टॉयल ब्लड एंड स्वेट होता है। टॉयल ब्लड एंड स्वेट होता है कि हम हिंदी में बोलते हैं ना, खून पसीना एक करके मैंने ये चीज़ किया। तो आई गॉट दिस थिंग वाइल टॉयलिंग ब्लड एंड स्वेट। टॉयलिंग ब्लड एंड स्वेट, सारा चीज़ें एक तरफ करके मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। आई ओके, इट टुक टॉयल ब्लड एंड स्वेट टू कंप्लीट दिस टास्क, मतलब इसको तब पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। टॉयल ब्लड एंड स्वेट हम इसको ऐड कर सकते हैं। I'll get this position while toiling blood and sweat। ठीक है, तो इस तरीके से हम toil blood and sweat को यूज कर सकते हैं। Can we change our plan for tonight? Would you mind if I change our plan for tonight? हमने would you mind को पूरी तरह से समझ रखा है। हम यस मैम। नॉर्मली बोलते हैं एडवांस, है ना, डू आई नीड टू पे एडवांस या इन एडवांस। हम इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं, डू आई नीड टू पे अप फ्रंट, अप फ्रंट। कई बार हम ओके। बाहर जाते हैं और होटल में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं तो हमें लगता है ये अनक्लियर है या हम श्योर नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है। सो ये वो वर्ड्स है। डू आई नीड टू पे अप फ्रंट का मतलब है कि एडवांस में। जैसे हम ऑलरेडी के लिए बिफोर हैंड यूज़ करते हैं, बिफोर हैंड, राइट, वैसे ये अप फ्रंट एडवांस के लिए है। हमने डोंट नो के लिए सीखा है कि हम डोंट नो के बजाय और भी बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं ना। आई एम अफ्रेड, आई हैव यस नो मैम। आइडिया, हमने ये सीखा और इसके साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी की है। आगे चलते हैं। इंडीड हमने कल समझा था, इसके आगे का कवर करते हैं। क्लीन करो अपने रूम को, टाइडी अप योर रूम। टाइडी का ऑपोजिट अनटाइडी और डिसऑर्गेनाइज्ड और मेसी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम ऑल ईयर्स। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू। ये भी हमने पूरी तरह से कवर किया है। ओके, योर वर्क इज़न्ट गुड, हम अगर अपने ऑफिस में किसी से बोल सकते हैं ऐसा कि आपका जो काम है बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ये थोड़ा रूड हो जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, देर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। देर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मतलब इसमें अभी भी कुछ ज़रूरत है ऐड ऑन करने की। देर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमने एज के लिए सीखा है कैसे बताना होता है। या मिड मिड 22 20s मिड। या ओके, वुड इट बी ओके भी हमने सीखा है। यस मैम। हमने आई वंडर के दो फॉर्म सीखे हैं। आई वंडर, यस मैम। आई वंडर के दोनों फॉर्म्स आपको पता है। आई वंडर का एक तो मैम हैरान होना, एक आई डोंट नो। एक हमारा होता है आई डोंट नो, है ना, कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है, आई वंडर व्हाई। ओके, दूसरा दूसरा, सरप्राइज। हाँ दूसरा वंडर, नहीं नहीं, दूसरा सरप्राइज नहीं होता है। वंडर तो जो सरप्राइज जो होता है वो तो पूरा क्लियर है, वो तो मीनिंग यूज ही करते हैं। लेकिन वंडर के दो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक होता है कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, आई वंडर वाई पीपल डू दिस, ये हमारा क्लियर है। आई वंडर हाउ पीपल डू दिस, आई वंडर वाई पीपल डू दिस। दूसरा वंडर है बहुत ही पोलाइटली जब हम बोलते हैं, आई वंडर इफ आई माइट यूज़ योर फोन, मतलब मुझे बहुत खुशी होगी या कहें कि अगर ऐसा हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आई वंडर इफ़ आई माइट यूज़ योर सेल फोन, हमने ये भी आई थिंक कवर किया है। आई वंडर इफ़ यस आई मैम। कुड मीट यू समडे, है ना, कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ऐसा हो सके कि मैं आपसे मिल पाऊँ। तो ये बहुत ही पोलाइट एक्सप्रेशन आई वंडर का, इसको हम बिजनेस इंग्लिश में यूज़ करते हैं। मे आई हैव योर व्यू सर,
तो मे आई हैव योर व्यू ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस मैटर, हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये हमारी बिजनेस लैंग्वेज है जिसमें हम अपने से सीनियर से पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने व्यू करेंगे। जैसे हम पुट फॉरवर्ड यूज़ करते हैं ना, लेट मी पुट फॉरवर्ड माई ओपिनियन, कैन यू पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियन। अगर हम ये बोले अपने रिस्पेक्टेड पर्सन से कैन यू पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियन, तो हमें कैन यूज़ करना पड़ेगा। और हम कैन कभी भी रिस्पेक्टेड लोगों के लिए नहीं यूज़ करते हैं, और अगर कहीं अटकता है तो हम मे यूज़ करते हैं। सर यू मे डू दिस थिंग, यू मे गो देयर, तो मे का यूज़ करते हैं। अदरवाइज मे आई हैव योर व्यू ऑन दिस टॉपिक, लेट मी हैव योर व्यू, मे आई हैव योर व्यू, हम इस तरह से बोलेंगे। मे आई हैव अ वर्ड विद यू, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर सकती हूँ। प्लीज़ ट्राई टू मेक इट अर्ली, प्लीज़ इसे कोशिश कर दें कि जल्दी हो जाए। आई श्योरली कीप दिस इन माई माइंड, मैं ध्यान में रखूँगी या रखूँगा। आई श्योरली कीप दिस इन माई माइंड। कुड आई प्लीज़ गेट योर फ्यू मिनट्स, वुड यू प्लीज़ गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, हम ये भी कर चुके हैं। इट इज़ पिंचिंग इन माई आइज, ये हमने किया। Pinching in my eyes. ये उस टाइम के लिए चुभ कई रहा है। बार कुछ चीज़ें होती हैं हमारी आंखों में बहुत चुभती है, जैसे कि लेट्स से कि आपने अपना जो रूम है वो रेड कलर में करा लिया या कुछ ऐसे कलर में करा लिया जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। रियली इट्स पिंचिंग इन माई आइज, प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग। हाँ, सो व्हेन माई फ्रेंड वोर अ रेड टी शर्ट, आई सेड टू हिम नॉट टू वियर दैट। Hey, please promise me hereafter you ain't going to wear this t-shirt because it's pinching in my eyes. मेरे आंखों को चुभ रही है। It's pinching in my eyes. नेक्स्ट है आई हैव सर्टेन कमिटमेंट विच आई कांट ओवरलुक। हमने ओवरलुक को इसमें ध्यान से नोटिस करना है, सर्टेन कमिटमेंट में हमको नोटिस करना है। आई हैव अ सर्टेन कमिटमेंट विच आई कांट ओवरलुक, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई ऐसी जगह मुझे जाना है जिसको मैं अभी टाल नहीं सकती। रियली आई वुड लव टू कम विद यू बट सॉरी आई हैव अ सर्टेन कमिटमेंट विच आई कांट ओवरलुक। ही टर्न्ड हिज बैक ऑन मी, हमने किया है। कुछ जलने की बू आ रही है। कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग, कुछ जलने की बू आ रही है, तो हम यहाँ बोलेंगे कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग। अच्छा, रीक एक वर्ड है, REE के रीक। रीक का मतलब हो जाता है जब कोई अनप्लीजेंट स्मेल आती है। नॉर्मली हम स्मेल अच्छी स्मेल के लिए भी यूज़ करते हैं, और प्लीजेंट और अनप्लीजेंट के लिए एक ही वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम रीक वर्ड यूज़ करते हैं जो अनप्लीजेंट स्मेल होती है। रीकिंग भी हो सकता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ब। रीकिंग भी हो सकता है, इट रीक्ड भी हो सकता है। हिज माउथ इज स्मेलिंग ऑफ अनियन, तो यहाँ पर रीकिंग। फाइंड समथिंग दैट अफेक्टेड समथिंग। द प्लास्टर वॉज फॉलिंग फ्रॉम द वॉल एंड द हाउस वॉज रीकिंग विद डैम्पनेस। डैम्पनेस मॉइस्चर होता है ना कमरे में, सीलन की स्मेल अच्छा। आती है, तो उसे हम डैम्पनेस कहते हैं। रीकिंग विद डैम्पनेस, द हाउस, माई हाउस इज रीकिंग विद डैम्पनेस, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। नॉट ओनली इट इज़ एन ओल्ड बिल्डिंग इट रीक्स विद हिस्ट्री। यहाँ पर देखिए रीक कोई नहीं आ रही है, कोई स्मेल हम फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इट रीक्स विद हिस्ट्री का मतलब है कि इसमें बहुत सारी हिस्ट्री जो है वो दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उसका अफेक्ट समझ में आ रहा है। तो जब कोई चीज़ अफेक्टेड होती है किसी चीज़ से तो भी हम रीक का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गद्दारी की बू आ रही है, मतलब ये हमारे मूवीज़ में ऐसा बोला जाता है, तो गद्दारी की बू आ रही है, ये सब चीज़ों के लिए भी रीक का यूज़ होता है जब किसी चीज़ का आप कोई इन्फ्लुएंस पाते हो। इट रीक्स ऑफ गिल्ट, मतलब उसमें मैंने थोड़ा गिल्ट फील किया। इट रीक्स ऑफ गिल्ट, करप्शन, ट्रेटर, इस जगह की लिए भी हम रीक का यूज़ करते हैं। आई कुड फील द रीक ऑफ गिल्ट इन हर, उसमें मुझे थोड़ी सी गिल्ट फील दिखाई दिया, जैसा कि आज वो बिहेव कर रहा था, मुझे लग रहा था उसने जो किया उसके लिए उसको फील हो रहा था। सो आई कुड फील द रीक ऑफ गिल्ट इन हर। द होल कंट्री इज रीकिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर रीक का मतलब हो गया कोई चीज़ का इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपको, जैसे कि अब रीकिंग हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की रीकिंग दिख रही है। द एरिया इज रीकिंग विद डिसीज, रीकिंग विद डिसीज यहाँ पर मतलब बहुत डिसीजेस है। यू कैन सी रीक ओनली फील बाय स्मेलिंग और फीलिंग्स, तो यहाँ पर हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं जो रीक है उसको। वन आई एंटर्ड माई रूम इट वॉज रीकिंग विद लीकर, सो आई थॉट माई रूममेट मस्ट हैव ड्रंक हियर, तो यहाँ पर रीक को हम यूज कर सकते हैं। ओके। ओके। अच्छा, एक वर्ड होता है रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब हम हिंदी में बोलते हैं ये आजकल ये चीज़ तो सब धमाका। तरफ छाई हुई है। रैम्पेंट ओके मतलब ओके। छाई हुई है। आजकल तो ये चीज़ बहुत तरह से, मतलब बहुत बुरी तरह से छाई हुई है। ब्राइबरी इज रैम्पेंट एवरीवेयर, हर जगह घूसखोरी बिल्कुल छाई हुई है। कोरोना इज रैम्पेंट, वॉज रैम्पेंट एवरीवेयर दैट टाइम, तो हम एक पर्टिकुलर कोई वर्ड चाहिए जिसके सहारे से हम ये बात को बता सके। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड रैम्पेंट। कोरोना तो वॉज मैम ये रैम्पेंट नेगेटिव वर्ड एवरीवेयर। के लिए यूज किया जाता है। सॉरी,
नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है, जैसे ब्राइबरी इज रैम्पेंट एवरीवेयर, कोरोना। रैम्पेंट का मतलब छाया हुआ, पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों यूज़ कर सकते हैं। ओके। ये हमारा कोइंसिडेंस है कि इसमें मैंने 3 के 3 सारे इसमें नेगेटिवली यूज़ किए। सो दीज़ डेज़ ओके। रायट्स आर रैम्पेंट एवरीवेयर ना, दंगे फसाद, दैट इज़ रायट्स। नेक्स्ट, जिसका डर था वही हुआ, माई फियर हैज़ कम ट्रू, वॉट वॉज फियर्ड हैपन। अच्छा, मैं फ्री टाइम में इसको स्क्रॉल करते हुए, जब मैं लर्निंग पीरियड में थी तब मैं इसको स्क्रॉल करते हुए एक एक सेंटेंस पढ़ती थी, और ये सेंटेंस मुझे तब बहुत साथ देते हैं जब मैं कोई डिस्कशन कर रही होती हूँ। ये सारी ओके। चीज़ें वन बाय वन करके आपके डिस्कशन के बीच में आएंगे, और आप इन हर एक सेंटेंस का पूरा फ़ायदा उठा के वहाँ पे इनको उठा करके ऐड कर देंगे, तो आपको कभी भी आउट ऑफ वर्ड नहीं होना पड़ेगा। इट इज़ टीयरिंग मी अपार्ट इनसाइड। अब आपको लग रहा है एक नॉर्मल सा सेंटेंस ही तो है, लेकिन जब हम कोई कॉन्वर्सेशन, बहुत इंटेंस कॉन्वर्सेशन के बीच में होते हैं, और हमें एग्जैक्टली बड़े फीलिंग से, बड़े इमोशन से कुछ कहना होता है और वर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो ये बहुत काम आते हैं। सो दैट टाइम रियली इट वॉज टीयरिंग मी अपार्ट इनसाइड, tearing apart inside. These days I'm getting this problem but I can't share this thing, and it has been tearing me apart inside. मतलब अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है ये चीज़, अंदर ही अंदर मुझे बहुत टेंशन दे रहा है ये चीज़, स्ट्रेस दे रहा है, अंदर ही अंदर मुझे कहीं टुकड़ों में बांट रहा है। या अगर इट इज़ टीयरिंग मी अपार्ट इनसाइड का मतलब यही है ना, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में इस तरह से बताते हैं। ओके, द वर्क प्रेशर इज टीयरिंग मी अपार्ट इनसाइड। बहुत कोई चीज़ की बहुत इंटेंस आपको स्ट्रेस है, चिंता है, टेंशन है, आप बोल सकते हो यहाँ पर। नॉट फॉलोइंग, अच्छा कोई स्टोरी सुना रहे हो तभी भी आप इसको बोल सकते हो ना, दिस थिंग वॉज टेयरिंग हिम अपार्ट इनसाइड, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। नॉट फॉलोइंग अ डाइट प्लान इज टीयरिंग मी अपार्ट इनसाइड, और व्हाट हैपेंस लाइक ड्यू टू अवर डेली रूटीन लाइक बिजी शेड्यूल, sometimes we plan to do a lot of things but we don't do, and finally at the last moment when we go to bed we think a lot like I'm not able to follow this thing, and maybe I'm spoiling my health or this or that. So this is, टेरिंग में इनसाइड में अंदर से खाई जा रही है। हाँ हाँ, अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, बहुत टेंशन हम्म, दे रही है मुझे ये चीज़, तो बहुत टाइम टेंशन से। खाई जा रही है। हाँ हाँ, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस मैटर पर आपको इसको यूज़ करना, आप नॉर्मल भी बोल सकते हो। जैसे कि मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ मैं एक्सरसाइज करूँगी, लेकिन इधर थोड़ा सा डे बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, और रात में मैं सोचती हूँ कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं मुझे बहुत टेंशन होती है इस बात की कि मैंने अपना एक चीज़, बहुत जो मेरे लाइफ का बहुत मेन पार्ट था, सो विच वॉज द पार्ट एंड पार्शियल ऑफ माई डे। पार्ट एंड पार्शियल क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, तो पार्ट एंड पार्शियल ऑफ माई डे रूटीन, आई हैव बीन लिविंग इट or I have left it. So it has been tearing me apart inside whenever I think about like I've left my exercise. Somewhere I'm spoiling my health. तो आप सारी चीज़ों को कंबाइन करके ना एग्जैक्टली जो आप बोलना चाहते हो बस वही बोलना अब हमारा मकसद है, क्योंकि अब ग्रामर में हम ओके ओके हो गए। अब हमें उस लेवल तक जाना है कि जहाँ पर हम हिंदी में जो चीज़ जितने अच्छे से बोल पा रहे हैं आसानी से फ्लो के साथ, बिल्कुल उसी फ्लो के साथ हम इंग्लिश में सारी चीज़ें बोल पाएँ। हमें बिल्कुल संकोच ना लगे, कोई हेजिटेशन ना लगे कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है हिंदी और इंग्लिश का, तो हम हिंदी को बाद में और इंग्लिश को पहले प्रेस करें। अब हम उस लेवल तक पहुँचते हैं। दैट इज़ वेट ऑफ माई माइंड, है ना? तो दैट इज़ वेट ऑफ माई माइंड, यहाँ पर मन का बोझ हल्का होना। आपसे ये बात बता के मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया, तो यहाँ पर जो इंग्लिश में लोग बोलते हैं वो अपने माइंड का बोझ हल्का करते हैं, हम दिल का करते हैं। दैट्स वेट ऑफ माई माइंड, ठीक है? सो इट्स वेटिंग ऑफ माई माइंड, मतलब ये बता करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। वॉइसिंग फ्रस्ट्रेशन ऑन अदर्स विल वेट ऑफ माई माइंड। We have many ways, right? We have many ways, we have our own choice to feeling waiting of our mind. So what we do, sometimes we voice our frustration, sometimes we share our things with others. So it's up to us what we like to do and how we feel weight of our mind. डबल एफ का यूज़ हुआ है जो हम एक दिन बात कर रहे थे, वन डे वी वर डिस्कसिंग अबाउट ओ डबल एफ ऑफ, दिस इज द सेम, एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड ऑन मेनी पैक्स लाइक इट इज़ 30% ऑफ और 30 रुपीज़ ऑफ, है ना? मतलब इसको ऑफ कर दिया गया है, 30 रुपीज़ ऑफ मतलब हटा दिया गया है, तो यहाँ पर ऑफ का मतलब है कि वेट को जो है ऑफ कर दिया गया है। ओके, समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, टाइम इज़ टेकिंग अवे, टाइम इज़ टेकिंग अवे, टाइम इज़ हरी ऑफ, हम टाइम फ्लायर्स भी बोल सकते हैं। ओके, टाइम इज़ टेकिंग अवे। If you have been given any assignment, you may say, I will get right on it. अच्छा, इसका मतलब कि मैं बस अच्छा अभी करती हूँ। हम लोग अक्सर बोलते हैं बस अभी मैं करूँगी या अभी करती हूँ। सो अभी मैं वर्क करना स्टार्ट करती हूँ, बस ये वाला फील जब आता है तो I'll get right on it, मतलब right on it, बिल्कुल अभी I'll get right on it.
अब एक नया वर्ड हमारे पास है हार्ट वार्मिंग। हार्ट वार्मिंग, द मूवी वॉज हार्ट वार्मिंग, दिल को छू लेने वाली हार्ट वार्मिंग। दैट मोमेंट वॉज हार्ट वार्मिंग, मोमेंट भी हो सकता है, मूवी भी हो सकती है, कोई सीन भी हो सकता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इंसाइट्स, योर कॉन्सर्न इज ट्रूली हार्ट वार्मिंग। इसको हम पूरी तरह से नोटिस करते हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इंसाइट्स, योर कॉन्सर्न इज रियली हार्ट वार्मिंग। अच्छा, हम इसको वॉज भी कर सकते हैं, जब हम अपनी बात को कंप्लीट होने के लास्ट में इसको मेंशन करते हैं तो वॉज भी यहाँ पर कर सकते हैं। योर कॉन्सर्न वॉज ट्रूली हार्ट वार्मिंग। कई बार हम बहुत इंटेंस किसी से बातें करते हैं और हमें बड़े अच्छे अच्छे सजेशंस मिलते हैं उनके साइड से, तो हम उसको पूरी तरह से थैंक्स बोलने के लिए हर एक वर्ड इसको ऐड कर देंगे। तो जो एग्जैक्टली आप हिंदी में कहना चाहते हो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो। डूइंग दिस, जिस तरह से आप मेरे ध्यान रखते हैं या मेरी फ़िक्र करते हैं, मुझे बहुत सारे अच्छा फ़ील होता है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे जो सजेशंस देते हैं। इट इज़ योर इनसाइट एंड योर कंसर्न इज़ ट्रूली हार्ट वार्मिंग। ये बहुत चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। दिस इज़ वरीसम, वरीसम। अच्छा, हमने कभी वरी वर्ड पढ़ा है? आई होप पढ़ा है। यस मैम। वरी वर्ड पढ़ा है ना? वरी वर्ड का मतलब एक पर्सन जो अननेसेसरली बहुत चिंता करता है, बहुत स्ट्रेस लेता है। कोई नहीं भी रीज़न है तो भी उसको बहुत चिंता हो रही है, तो वरी वर्ड कहलाते हैं उसको। सो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज़ वरीसम, वरीसम बहुत ही चिंता का विषय है ये। वर्थ थिंकिंग, वर्थ वरीइंग, वर्थ विजिटिंग, वर्थ स्कोल्डिंग, तो हम यहाँ पर वर्थ को आईएनजी के साथ ऐड करके ये बोल सकते हैं दैट वाज वर्थ स्कोल्डिंग, दैट्स व्हाई आई हैव स्कोल्डेड यू। ये डांटने लायक बात ही की है आपने, तो इसलिए मैंने आपको डांटा है। Catch up, to meet someone after long time and find out what they have doing. So when you talk to your old friend or phone call, तो let's catch up today. Catch up हम बोल सकते हैं, let's plan to catch up on this weekend. Catch up. ओके, let me catch up with you later. तो let me catch up, हम let me को यूज़ करते ही थोड़ा और पोलाइट होता है। come across हम जानते हैं। अच्छा, come across उस मीनिंग में भी हम बोलते हैं आज मुझे एक चीज़ मिली, तो today I came across one thing। तो came across का ओके। मतलब इसको मिली हम अक्सर बोलते हैं कि आज मुझे एक चीज़ मिली, तो हम वहाँ पर came across। हैंड इन वही है जो हमारा हैंड ओवर होता है, तो किसी को देना या सबमिट करना। कुड यू प्लीज़ हैंड इन दिस फाइल टू मिस्टर शर्मा, हैंड इन करना। If you assign any work or responsibilities to someone, so that means hand in. Get away हम सीख चुके हैं। end up आपने कभी यूज सीखा है? नो मैम। ओके, आपने कई बार अगर ध्यान देंगे तो end up तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। आई ट्राइड इन 3 कंपनीज बट आई एंडेड अप बीइंग हियर। आई एंडेड अप बीइंग हियर, ठीक है। I explored 3 shops but I ended up purchasing this thing on my nearby shop. Can you add one example from your side? I have searched lot of the soaps for that particular book, but I ended up finally I ended up 10th soap where I can got this book. I ended up plus ing. After spending Okay. so many years with him, I ended up nothing. यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, तो I ended up nothing मतलब कुछ भी नहीं मिला मुझे। Unless you watch your word, nobody would like you and you will ended up nothing. You will ended up with nothing, ये भी बोल सकते हैं। I had 3 dreams but I ended up being a trainer. I ended up being आ गया है, जब verb होगा तो ing होगा, अदरवाइज ended up with के साथ हम उस चीज़ को मेंशन कर देते हैं। fall behind means पीछे रह जाना। I don't want to fall behind, मैं पीछे नहीं रहना चाहता। We are falling behind our schedule. कई बार हम बोलते हैं ना कि हमने जो शेड्यूल किया था उससे हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। वी आर फॉलिंग बिहाइंड आवर शेड्यूल। आई डोंट वॉन्ट माई चाइल्ड टू फॉल बिहाइंड इन द क्लास, पीछे रहना। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फॉल बिहाइंड। गेट ओवर हमारा कंप्लीट है ना? Yes, ma'am. When you are surrounded by some problem you get agitated. Agitated word हमने कभी समझा है? No, ma'am. सिचुएशन होती है कि हम हिंदी में बोलते हैं बौखला जाना, दैट इज एजिटेटेड। व्हेन वी आर आउट ऑफ माइंड, व्हेन वी आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, कि एजिटेटेड हो जाना है।
बट बाय एंड बाय वी गेट ओवर एवरीथिंग, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ सही हो जाता है। बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे। तो हम स्लोली स्लोली बोलते हैं ना, ये हमारा बहुत बेसिक जाता है। तो बाय एंड बाय ऐड करें, बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे करके। अच्छा, इसको आपने स्लोली एंड स्टेडीली भी पढ़ा होगा। सो ग्रेजुअली भी पढ़ा होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे, यस मैम। है ना। बाय एंड बाय हो गया हमारा, स्लोली एंड स्टेडीली हो गया। अच्छा, अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, दैट इज बिट बाय बिट। जैसे ये ओके। बिल्डिंग धीरे धीरे करके बनी, तो बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके ये हो जाएगा, बिट बाय बिट। और बाय एंड बाय हम यूज़ करते हैं। ओके। एंड many times we find the solution by ourselves, but at that time we are agitated, but उस टाइम हम थोड़ा agitated हो जाते हैं। नेक्स्ट, फिगर आउट। आप कोई चीज़ मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो, मैंने कहा कि अच्छा अब ठीक है, मैं रहने दो, मैं इसको समझ लूँगी पढ़ के रात में, आई विल फिगर इट आउट। मैं समझना चाहती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर फिगर आउट का कैसे यूज़ करेंगे? आई वांट आई वांट टू फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन हिज या माइंड। आई वॉन्ट टू फिगर इट आउट वट इज़ ही अप टू। हम अप टू को भी यूज़ कर सकते हैं ना, वट इज़ ही अप टू हमने पहले भी सीखा है। वट इज़ ही यस अप मैम। टू, वट आर यू अप टू। अच्छा, अगेन एंड अगेन हम बोलते हैं इसको, हम टाइम एंड अगेन भी बोल सकते हैं और ओवर एंड ओवर भी बोल सकते हैं।